हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों मैं हूं चंद्र दुरेजा, जैसे कि आपको मालूम भी है, और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बिल्कुल बच्चों, आपने सही सुना। ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके अकाउंट्स में भी है, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब, और आपके यहाँ पर कौन से अकाउंटिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये चैप्टर कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर आप करवा दो, है ना। इनफैक्ट अगर आपने वहाँ पर थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर अच्छा आपको लगेगा, और अगर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको और अच्छा लगेगा, राइट। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉस्टिंग जो है सबसे आसान होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई शक नहीं, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स का, मैं थोड़ी सी बातें, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस चैप्टर के अंदर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग के जगह पर। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, मीन्स आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजिशन बनाने के लिए, पता लगाने के लिए आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट, राइट। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात करूँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं है हम लोग, अभी हम कहाँ पर हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड प्रॉफिट। अच्छा, जब हम प्रॉफिट बोलते हैं तो प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। नेगेटिव प्रॉफिट इज अ लॉस, एंड टू फाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, यू कैन से पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस। और प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ठीक है सर। बच्चों अब हम बेसिकली प्रॉफिट फाइंड करने की ही बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंगेज्ड हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंपनीज। कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी नीड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और कंस्ट्रक्शन की। यहाँ की रोड्स, यहाँ की फ्लाईओवर्स, यहाँ की बिल्डिंग्स, नो डाउट अभी इंडिया की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने की, राइट। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आप के माइंड में आता है? DLF इज द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। JK, ओके, JP एसोसिएट्स इज ऑल्सो, अजनारा, राइट, जे आम्रपाली, राइट। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन करती है, राइट। एक अभी थोड़े दिन पहले IPO आया था, नया पब्लिक के अंदर आया था, डेट इज दिलीप बिल्डकॉन। तो ये भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड बनाती है, राइट। मतलब अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो किस बारे में बात कर रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। तो कोई जनरल कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना थोड़ा सा आसान है। कैसे? कि एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल इनपुट होगा, राइट। प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होने के बाद आउटपुट बन के तैयार होगा, और जो ये आउटपुट होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का होगा। मीन्स अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी है तो आउटपुट क्या होगा? सेल फोन, मोबाइल्स। अगर ये वॉच बनाने वाली कंपनी है तो नो डाउट आउटपुट क्या होगा? वॉचेस। और वॉचेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, हो सकता है 4, 5, 6, 10 मॉडल हो, तो नो डाउट 10 जो मॉडल हैं उसी तरह की वॉचेस प्रोड्यूस होती रहेंगे, राइट। मेरे पास ये रिमोट रखा हुआ है, तो रिमोट बनाने वाली कंपनी जो है वो रिमोट बनाएगी, तो आउटपुट क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। बट सर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज किसी एक प्लेस पे नहीं होती, उनका जो वर्क होता है वो ऑल ओवर डिफरेंट प्लेसेस पर बटा होता है। लाइक सपोज करो, मैं कहता हूँ कि लाइक मोबाइल बनाने वाली या वॉच बनाने वाली कंपनी एक दिल्ली में सपोज करो फैक्ट्री लगा के वॉचेस बना रही है, वॉचेस प्रोड्यूस की दिल्ली में और सप्लाई कहाँ कर दी? ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोचो DLF कंपनी क्या ऐसा कर सकती है? मीन्स दिल्ली में, गुड़गांव में एक बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग बनाने के बाद चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मीन्स DLF कंपनी जो है एक प्लेस पर फैक्ट्री लगाकर डिफरेंट प्लेसेस पर रोड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, फ्लाईओवर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, बिल्डिंग्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मतलब इसका जो वर्क होता है, इसका जो काम होता है वो एक प्लेस का नहीं है, राइट। वो डिफरेंट प्लेसेस का है। अगर चंडीगढ़ में रोड बनानी है तो चंडीगढ़ में जाके ही काम करना पड़ेगा,
अगर किसी शिमला में अगर सपोज करो वहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पर जाके ही काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में बिल्डिंग बनानी है तो दिल्ली में काम करना पड़ेगा। फ्लाईओवर बनाना है तो फ्लाईओवर जिस प्लेस पे होगा वहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री में काम प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के बाद इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, अगर बच्चों ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा, कैसे करेंगे? सो दिस इज वी हैव टू टॉक अबाउट। मीन्स एक डीएलएफ कंपनी है और डीएलएफ कंपनी जो है, मैंने कहा सर डिफरेंट प्लेसेस पे सपोज करो वर्क कर रही है। वो गुड़गांव में भी एक बिल्डिंग बना रही है, राइट। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी एक रोड बना रही है। इसके अलावा वो यहाँ पर और कहाँ बनाना, हरियाणा में एक जगह है कैथल, शायद आपने सुना होगा। कैथल में सपोज करो वो एक मल्टीप्लेक्स बना रही है। मतलब डिफरेंट प्लेसेस के अंदर जो काम है वो वहाँ पर जाके होगा। कोई एक फैक्ट्री लगा के काम होने वाला नहीं है। आई थिंक क्लियर ये बात, पक्का? अच्छा, अगर ऐसा है तो सोचो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करती होंगी या नहीं? ऑब्वियसली यस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करती होंगी। क्या करती होंगी? हमेशा के लिए बनानी देती होंगी या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए? पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एंड दैट टाइम पीरियड इज पर्टिकुलरली 1 ईयर। भाई अगर फाइनेंशियल ईयर 16-17 है तो 16-17 के लिए प्रॉफिट निकालेंगे। अगर 17-18 है तो 17-18 के लिए प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालेंगे, बट सर क्या हम ऐसा करें कि हम इन सबको एक साथ देखें, कंसिडर करें और एक साथ प्रॉफिट निकालें क्योंकि हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हमें क्या करना होगा, हर कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए? ताकि हर एक कंस्ट्रक्शन साइट्स के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मालूम चले कि हम लोग हर कंस्ट्रक्शन साइट से प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। अगर हम लॉस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मालूम चले कि वो लॉस क्यों अराइज हो रहा है, सो डैट फ्यूचर में इस तरह का लॉस अराइज ना हो, राइट। मीन्स यहाँ पर जो है डिफरेंट प्लेसेस पर काम हो रहा है और हर एक नेचर ऑफ वर्क का जो मतलब नेचर ऑफ वर्क है वो हर एक जगह पर अलग अलग है, राइट। सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन साइट सेपरेटली, राइट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट सेपरेटली का प्रॉफिट निकाल के करोगे क्या? भाई वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो डेफिनेटली पूरी कंपनी का प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। अब आई थिंक क्लियर हो गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट अगेन, राइट। मतलब प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते थे, बट वो प्रॉफिट बनाते थे पूरी कंपनी का एज ए होल। यहाँ पर हम पूरी कंपनी की एज ए होल बात हाँ जी नहीं कर रहे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ईच एंड एवरी कंपनी सेपरेटली, each and every construction site separately, sorry, each and every construction site separately, right। तो एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। क्या पॉइंट नंबर 1 है? इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, साथ के साथ लिखेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स वी विल फाइंड प्रॉफिट oblique loss of every construction site separately of a construction company of a particular financial year, profit so computed will be, क्या करेंगे, प्रॉफिट सो कंप्यूटेड विल बी ट्रांसफर टू, हाँ जी, कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी सही है ना।
इस तरह से जो आप प्रॉफिट फाइंड करोगे इसका क्या करोगे, इसको हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। am I राइट? अच्छा, अब तो जैसे आपने ये कर लिया ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब बात समझ आ गई है कि हमें हर कंस्ट्रक्शन साइट का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। हर कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए नो डाउट मुझे रेवेन्यू, जैसे मैं गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट में मुझे दो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, नंबर 1 कॉस्ट एंड नंबर 2 रेवेन्यू, राइट। अब गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट के लिए जो रेवेन्यू होगी वो होगी जो कि हमारे मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिसाइड किया है विद द कॉन्ट्रैक्टर। देखो देयर आर टू पार्टीज ऑलवेज, देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज, वन इज कॉन्ट्रैक्टर एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टी, राइट। आपने एक जगह ली, एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट के ऊपर अपना एक मकान बनवाना है, एक जगह बनवानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला लोगे, राइट, और वहाँ पर उसकी जो बिल्डिंग बनाने के लिए उसको वो एक अपना काम ट्रांसफ़र कर दोगे। तो आप क्या हुए, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी? आप हुए कॉन्ट्रैक्टी। आपकी जगह है, आपने जो है मकान बनाने के लिए बोला है, और जो कंपनी, जो बंदा ये काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। काम करने वाला टर है और काम करवाने वाला टी है, करने वाला टर और करवाने वाला टी। हम जो यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो किसकी बुक्स में करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। सो वी आर बेसिकली हियर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर बुक्स, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में क्या कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बन जाएगा? नहीं, किसका अकाउंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर and we will prepare two accounts. One is contract account that will be used for the purpose of computation of profit or loss. Second, we have to prepare contract account, ठीक है। and no doubt तीसरी चीज जो हमें हमेशा बतानी होती है that is balance sheet की financial position क्या है, ठीक है। तो ये मेनली ये तीन काम करने होंगे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, कि हमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बेसिकली क्या करना होगा, हर एक साइड के लिए अलग अलग प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना। नंबर 2 क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, राइट, और नंबर 3 बैलेंस शीट बनानी। बस ये तीन काम करने हैं एंड द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। नहीं अभी तो शुरुआत है ना। थैंक यू वेरी मच तो लास्ट में बोलते हैं, अभी तो नहीं बोलते, या अभी बोलें? सो वी हैव टू प्रिपेयर, हाँ जी, वी हैव टू, जो हम बोल रहे हैं बच्चों वो सब कुछ हम लोग लिखते जाएंगे। वी हैव टू प्रिपेयर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, राइट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बोलिए, प्रॉफिट और लॉस। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट्स, एंड नंबर 3 वी हैव टू फॉर्म बैलेंस शीट। तो वो जो हमारा यही काम है और कोई काम नहीं है, राइट। कैन वी प्रोसीड? यस सर। तो पॉइंट नंबर 3, हम जितने भी चीज़ें समझते जाते हैं उन सबको हम लोग पॉइंट वाइज लिखते भी जा रहे हैं, राइट। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज, देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं हम लोग, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आप बचपन से बनाते आए हो, am I राइट? मतलब पूरा का पूरा बचपन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते मतलब अकाउंट बनाते बीत रहा है। बचपन से लेकर जवानी जो है वो अकाउंट बनाते बीतती जा रही है, राइट। बताने की जरूरत है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा है। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आता है कि उनका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा है, मैं उन बच्चों को एक सजेशन देता हूँ कि अपने किसी मम्मी पापा से पूछ करना, अपने उल्टे हाथ पर एल लिख देना और सीधे हाथ पर आर लिख देना, इससे आपको याद रहेगा और एग्जामिनर मतलब कोई नहीं समझेगा कि आपने क्या किया, राइट। एल एंड आर लिख देना, नाइस, गुड बना। अच्छा, आगे चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड।
अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके अंदर हम लोग हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे, ऑल दी एक्सपेंसेस। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसकी तरह से है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट लॉस आइडेंटिफाई करना। तो प्रॉफिट लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कॉस्ट लिखनी होगी और रेवेन्यू लिखनी होगी। तो डेबिट साइड में हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे, रेवेन्यूज, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्या हमें पूरी कंपनी के एक्सपेंसेस लिखने हैं, नहीं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर साइट की रिस्पेक्ट से बनाया जाएगा। मैंने कहा कि गुड़गांव की साइड से, तो अगर गुड़गांव की साइट के रिस्पेक्ट से बनाया जा रहा है तो हमें वो एक्सपेंसेस लिखने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव साइट पर खर्च किए जा रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो कौन सा होता है, रॉ मटेरियल, राइट। सीमेंट, बदरपुर, ईंट, ब्रिक्स, राइट। तो ये सब एक्सपेंस जो है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, नो डाउट। सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस इज द लेबर, बिना लेबर के काम नहीं हो सकता। तीसरा एक्सपेंस मेनली कौन सा होता है, मशीनरी, मतलब जो आपने क्रेन देखी होंगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हुए, टूल्स देखे होंगे। सो दिस इज द थर्ड वन, राइट। तो मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी के सभी एक्सपेंसेस कहाँ लिखने हैं, डेबिट साइड में, राइट। तो मैंने सबसे पहला जो एक्सपेंस लिखा है एंड दैट इज बेसिकली मटेरियल, राइट। अच्छा, मैंने कहा सर मैंने मटेरियल परचेज किया, सपोज करो 10 लाख का। बिल्कुल एक बार ऊपर देखेंगे, मैंने मटेरियल परचेज किया 10 लाख का, कौन से साइड के लिए, कौन से साइड के लिए, गुड़गांव साइड के लिए। गुड़गांव साइड के लिए मटेरियल परचेज किया तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया, कोई गलत किया नहीं। पर सर मुझे डेबिट साइड में सिर्फ वो एक्सपेंस लिखना है जो कि हमारी इस गुड़गांव साइट से रिलेटेड है और हमारे फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने परचेज तो 10 लाख का सीमेंट परचेज कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कुछ सीमेंट की बॉडी बैग्स जो हैं वो अभी एज इट इज रखे हुए हैं। सपोज करो 2 लाख रुपए के सीमेंट के बैग्स अभी भी एज इट इज रखे हुए हैं, राइट। अब 2 लाख रुपए का खर्चा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, वो ऑलरेडी कहाँ पर आ गया है, डेबिट साइड में। पर इसमें से 2 लाख रुपए के रॉ मटेरियल जो है, 2 लाख रुपए का जो सीमेंट है अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया है अपने फाइनेंशियल ईयर में। क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 10 लाख में से माइनस कर देना चाहिए। हम लोग माइनस नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में किस नाम से, नो डाउट क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस चीज़ का है, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपके पास आ गया ₹2 लाख। कोई डाउट, तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में कितना अमाउंट आ गया, 8 लाख। आई थिंक क्लियर। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा ये तो हो गई मटेरियल की बात। अच्छा, मटेरियल बात पूरी नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक काम चल रहा है गुड़गांव में और एक काम जो है वो गुड़गांव के आसपास किसी जगह पे चल रहा है। हमने खरीदा तो गुड़गांव के लिए सीमेंट है, बट क्योंकि दूसरी जगह पर रिक्वायरमेंट हुई, हमने गुड़गांव से उस दूसरी जगह पे सीमेंट के कुछ बैग्स ट्रांसफ़र करवा दिए, राइट। आपने गुड़गांव के लिए खरीदा था, इसलिए जो आपने रॉ मटेरियल है वो 10 लाख रुपए का कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट साइड में। बट इसमें से कुछ रुपए का रॉ मटेरियल यानी कि कुछ सीमेंट के पैकेट्स, बैग्स जो हैं आपने दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब बताओ क्या 10 लाख रुपए डेबिट में जो लिखा है इज इट करेक्ट, क्या करना चाहिए, और माइनस कर देना चाहिए। माइनस नहीं करते हम लोग अकाउंट्स में, हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड लिख देते हैं। हम लिख देंगे बाय रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड। अगर मैं कहता हूँ कि 50,000 का है तो 50,000, वट एवर द कॉस्ट विल बी। आई थिंक क्लियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने रॉ मटेरियल मतलब सीमेंट के पैकेट्स परचेज किए, राइट, और सीमेंट्स के पैकेट्स परचेज किए और हमने इसको अपने पास रखा और बारिश आ गई। जब बारिश आ जाएगी तो सीमेंट के पैकेट्स का क्या होगा, वो ख़राब तो नहीं होंगे, वो पत्थर बन जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। सीमेंट के क्या नेचर है, सीमेंट जो है जब तक वो सूखा है तब तक वो आपको एक पाउडर सा फील होगा, पर जैसे ही उसमें पानी डाल दिया और कुछ समय के लिए उसको रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड पत्थर सा। तभी तो ये दीवार बिल्डिंग जो है वो इतनी सॉलिड बनती है,
राइट। पानी गया और सीमेंट के पैकेट जो है वो सॉलिड बन गए। अब वो सीमेंट का कहीं पर यूज होगा? नहीं होगा। अच्छा, ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस? बच्चों, लॉसेस दो तरह के होते हैं। आई रिपीट, लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉसेस। वैसे ये बहुत सारे चैप्टर्स में है, एक यहाँ पर भी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। वन इज नॉर्मल लॉस एंड सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? वो लॉस जिसका होना स्वाभाविक है, वो लॉस जिसका होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब जो होगा ही होगा, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो लॉस क्या होगा? नॉर्मल लॉस, राइट। विल इसको क्या कहा हमने? विल डेफिनेटली arise in production, राइट। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। और जो लॉस डेफिनेट नहीं है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल, राइट। तो हमने कहा विच कैन बी कंट्रोल्ड। जो लॉस कंट्रोल किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, राइट। आपने पढ़ने का प्लान बनाया मेरे कहने पर, और आपने प्लान जो बनाया वो क्या बनाया कि पढ़ना शुरू करेंगे हम। कब से पढ़ना शुरू करेंगे? कल से। कोई बच्चा ऐसा प्लान बनाता है कि आज से पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं। बच्चा क्या प्लान बनाता है? कब से शुरू करेंगे? कल से। अच्छा, कल से कैसा प्लान बनाते हो? ऐसा प्लान बनाते हो कि सर देखो दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। प्लानिंग तो ऐसी होती है। दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों में से हम सोने के घंटे हटा देते हैं, राइट। कितने आवर्स? 8 आवर्स। अच्छा, आपकी अलग बात हो सकती है, जनरली मैं 8 आवर्स। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा रेस्ट चाहिए, वॉक चाहिए, इसके अलावा खाना खाने में टाइम लगेगा 2 आवर्स। अभी भी कितने आवर्स आपके पास बचे हुए हैं? कितने आवर्स अभी भी बचे हुए हैं? यस प्लीज, 14 आवर्स। तो अब आपने डिसाइड कर दिया, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आई एम ऑन द जस्ट रिवीजन साइड, आई विल स्टडी 14 आवर्स पर डे, राइट। तो मतलब आपने जो है ना 10 घंटे तो पहले से हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि आपको पता है ये 10 घंटे तो डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर स्टडी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अब जो आवर्स स्टडी हो ही नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों नॉर्मल लॉस। ये वो लॉस है जो कि बेसिकली स्टडी मतलब हो ही नहीं सकती। बाकी कितने बच गए? 14 आवर्स। अब 14 आवर्स में जब दिन शुरू हुआ और दिन शुरू होने के बाद एक्चुअल में स्टडी हुई, तो 14 घंटों में से आपने जो है स्टडी की, आपने ये 4 हटा दिया बस। कितने आवर्स स्टडी की? हाँ जी, 13 आवर्स। 13 आवर्स, ओह सॉरी, स्टडी तो की 1 आवर। तो आपका जो लॉस और बन गया है वो कितना बन गया है? 13 आवर्स। अब जो 13 आवर्स आपने बर्बाद किए हैं, ये किस लिए किए हैं? अब आपने रीजंस को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। रीज़न आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि आपने जो है व्हाट्सअप नहीं छोड़ा, आपने जो है फेसबुक नहीं छोड़ा, आपने जो है मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ा, दोस्तों से बात करना नहीं छोड़ा, आपने जो है SMS नहीं छोड़े, आपने TV नहीं छोड़ा, और अब एक नया रीज़न बन गया है, दैट इज़ जियो। आपने नया जियो का सिम परचेज़ किया जो कि फ्री में है और जो कि काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, राइट। तो नए रीज़न, मतलब आपके पास बहुत सारे रीज़न्स आ गए। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों के स्टडी ना होने का, राइट, और वो होता है बर्थडेज। आज क्यों नहीं पढ़ाई की? सर मेरे दोस्त का बर्थडे था। फिर अगले दिन क्यों नहीं पढ़ाई की? सर मेरे मम्मी का बर्थडे था। फिर अगले दिन पापा का, उसके बाद एक और दोस्त का, फिर अगले दिन कितने सारे बर्थडे। जितने लोगों को आप जानते हो, भाई आप 300-400 लोगों को जानते होंगे या नहीं? उनमें से 100 लोग जो है अच्छे आपके जान पहचान के होंगे या नहीं होंगे? मतलब एक साल में क्या 100 दिन बर्थडे ही मनाते रहोगे? भाई जिसलिए आपको टाइम मिला है वो टाइम यूज करोगे या बर्थडे बनाओगे? तो एक बहुत बड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि विश मत करो एंड सेलिब्रेट, एवरीथिंग इज देयर, बट 14 आवर्स में से 1 आवर हटा दो, 14 आवर्स थोड़ी हटाओगे।
तो एक बहुत बड़ा रीज़न है बर्थडे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं, मतलब क्या सेलिब्रेशंस होते हैं, दिवाली की छुट्टियाँ, दशहरे की छुट्टियाँ, है ना, बहुत सारे और चीज़ फेस्टिवल्स होते हैं। मम्मी ने करवा चौथ रखा है तो आज भी पूरा का पूरा दिन खत्म। सो वट एवर 13 आवर्स जो है बेकार हो रहे हैं। अच्छा, ये वो आवर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अब ये वो आवर्स हैं जिनके लॉस से आप बच सकते थे। अगर लॉस से आप बच सकते थे ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। ये वो लॉस है जिसको हम कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस कंट्रोल हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, जो नहीं होगा वो नॉर्मल लॉस, राइट। अब सर मैंने कहा कि आपने जो है 10 लाख का सीमेंट परचेज किया है, उसमें से 10,000 रुपये का जो सीमेंट है ना वो आपका एबनॉर्मल लॉस के कारण से, यानी कि पानी के पड़ने के कारण से, आपकी गलती के कारण से खराब हो गया। अगर आपकी गलती के कारण से खराब हो गया है तो इसका रिस्पॉन्सिबल क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कि कॉन्ट्रैक्ट साइट है? नहीं, मैनेजमेंट है। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो उस लॉस को हम लोग यहाँ से हटाकर फाइनेंशियल यानी कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लॉस इज देयर, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो जो लॉस है वो एबनॉर्मल नेचर का है, इसलिए उस लॉस को हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना डालकर, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट से ना रिलेटेड मानकर, उसको कंपनी का फॉल्ट मानकर कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेबिट साइड में शो किया जाता है, राइट। तो मैंने क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, बाय हाँ जी एबनॉर्मल लॉस। एनी डाउट दिस? अच्छा, नॉर्मल लॉस हुआ तो मैंने कहा सीमेंट जो है, सीमेंट की बोरियां आपने देखा होगा जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे आती हैं तो बहुत सारा एयर के अंदर चला जाता है, दैट इज कंप्लीट लॉस। तो ये कौन सा लॉस हुआ? अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो दैट इज वेरिएबल, उसकी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा ये नॉर्मल लॉस हुआ है उसका खर्चा तो ऑलरेडी डेबिट साइड में, और वो खर्चा साइड पर होगा ही होगा, दैट इज सर्टेन। अगर खर्चा होगा ही होगा तो वो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, तो कॉस्ट का पार्ट होने के लिए वो ऑलरेडी डेबिट साइड में लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम चाहते हैं साइट का नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना, उसके लिए अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल लॉस हो गया है उसको वहां से हटा देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन कहता है कि सर देखो आपने जो मटेरियल खरीदा था ना, उस मटेरियल में से मटेरियल में जिसकी कॉस्ट 50,000 की थी ना, आपने साइट पर ही बेच दिया, और साइट पर जो बेच दिया वो बेच दिया 60,000 का। 50,000 की कॉस्ट का मटेरियल कितने में बेच दिया? 60,000 में। नो डाउट 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट, राइट। अब सर कहानी क्या है कि जो सामान आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइट से बेच दिया है, वो सामान, वो मटेरियल हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइट पर तो यूज़ नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइट पर यूज़ नहीं हुआ तो उसका खर्चे का बर्डन कोई भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। तो क्या करें इसको? फिर से डेबिट साइड में जो खर्चा ऑलरेडी इंक्लूड है उसको हटा दें, राइट। अगर आपको कुछ याद होगा तो दिस इज जस्ट लाइक ए प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें कि हमने इतनी की प्लांट एंड मशीनरी इतने में बेची, तो उसके लिए हम लोग एक जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको जो है अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। 60,000 एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्रेडिट, ये खर्चा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो चुका है। जब मटेरियल खरीदा है तो डेबिट साइड में तो ऑलरेडी है वो, आपने उसको बेच दिया, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना? 60,000। बट सर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, आपके डेबिट साइड के अंदर जो आपके पास अमाउंट इंक्लूड है वो कितना इंक्लूडेड है? 60,000 इंक्लूड है या उसमें 50,000 इंक्लूड है? 50,000। जबकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइड में कितना लिख दिया है? आपने लिख दिया है 60,000, जबकि डेबिट साइड में कितना इंक्लूडेड है? 50,000। तो क्या करें 10,000 का अमाउंट? 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड में लिख देते हैं, और डेबिट साइड में क्या लिख देते हैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई? जनरल एंट्री क्या बन गई? जनरल एंट्री बन गई बच्चों, इसकी एक तो जनरल एंट्री ये है ही, दूसरी जनरल एंट्री बन गई बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। और ये 10,000 का कौन सा अमाउंट है? प्रॉफिट मेड,
आई थिंक क्लियर, राइट। तो बच्चों हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइट पर वो खर्चा हो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट साइट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइट से रिलेटेड नहीं है तो हटा दो, लिखा हुआ है तो माइनस करने के लिए दूसरी साइड ले जाओ, और अगर वो किसी और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो भी हटा दो। यस ना? तो बच्चों यही कर रहे हैं। अच्छा, ये तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? मटेरियल। मटेरियल के अलावा कुछ और भी आएगा क्या? लेबर, अभी तो बात किया आपने लेबर, तो लेबर के जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। मान लो ऐसे कुछ रफली अमाउंट दे रहा हूँ 2 लाख, ठीक है। और क्या आएगा? और ओवरहेड्स, यस और नो? ओवरहेड्स। अच्छा सर, ओवरहेड्स 2 तरह के हो सकते थे। पहले ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हो सकते हैं जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइट पर ही खर्च किए हैं, जो कि गुड़गांव में ही खर्च किए हैं, राइट। मैंने कहा पावर कॉस्ट इज़ वन ऑफ द ओवरहेड जो कि गुड़गांव साइट पे खर्च की है। पर सर बहुत बार ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हेड ऑफिस में खर्च हुए हैं। कहाँ पर? हेड ऑफिस में। अब हेड ऑफिस में तो खर्च हुए हैं, तो ये हेड ऑफिस, जैसे मैंने कहा कि जो मैनेजर है जो इन सभी के सभी साइट्स को वॉच कर रहा है वो हेड ऑफिस से कर रहा है। अब उसके खर्चे जो है वो हेड ऑफिस में है, पर वो खर्चे जो है क्या आप किसी भी तरह से इन तीनों में अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट सर अगर कोई बेस गिवन हो जिससे कि हेड ऑफिस के खर्चे इन कॉन्ट्रैक्ट साइट पर भी ट्रांसफर किए जा सकते हो, तो हम उस रेशो में बांट देंगे जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अदरवाइज हम लोग ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो ओवरहेड भी हमने लिख दिया। उसके अलावा हालांकि ये भी ओवरहेड का पार्ट है, फिर भी सेपरेट लिख रहे हैं क्योंकि जनरली हमारे पास होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैसे हमारे पास 2 ट्रीटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट तो यही है कि हम डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में लिखें। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को डेबिट समझ गए ना, प्लांट मशीनरी जो है जो हमारी साइट पर यूज़ हुई है उस पर हमारे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन हमें डेबिट साइड में लिखना होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, राइट। तो डेबिट साइड में लिख दिया। और बच्चों मैं बताओ, अब मैं जब इनका प्लस और माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट तो नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा? नोशनल प्रॉफिट भी नहीं आएगा। अभी रेवेन्यू कहाँ लिखी है? बिना रेवेन्यू लिखे प्रॉफिट आ जाएगा? नहीं ना, जब तक सेल्स नहीं लिखोगे, रेवेन्यू नहीं लिखोगे, प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आएगा कॉस्ट। आपको कि नहीं सर क्रेडिट साइड में इतना कुछ लिखा है आपने, अरे भाई ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में ये वो एक्सपेंस है जो कि डेबिट में तो खर्च कर दिया था, पर उसका यूटिलाइजेशन हमारी क्या तो कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं हुआ, या वो एक्सपेंस हमारे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, राइट। अभी रेवेन्यू नहीं लिखे हैं। तो जो इनका जो डिफरेंस आएगा ना, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, राइट। टोटलिंग कीजिएगा, मुझे बताइएगा कितना आता है? 10, 12, 13,60,000 डेबिट साइड में। हाँ जी, इसमें से डेबिट साइड के अमाउंट जो है माइनस कीजिएगा, वेरी फास्ट। हाँ जी 20, डू इट फास्ट। 13, 11, 10,40,000। तो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट इस 10 लाख, बच्चों मीनिंग समझ में आ रहा है? 10,40,000 कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट का मतलब क्या है? वो खर्चे जो हमारे फाइनेंशियल ईयर तक खर्च हो चुके हैं, वो खर्चे जो हमारे फाइनेंशियल ईयर तक खर्च हो चुके हैं, दीज आर कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अब तक के खर्चे वो ये हैं। कितने हैं खर्चे हमारे अब तक के? 10,40,000। अच्छा मैं ये वाला पोर्शन हटाने वाला हूँ बच्चों, मैं ये हटाने वाला हूँ। आप अगर कॉपी कर सकते हैं तो कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। या नेक्स्ट पेज पे करें? नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो नेक्स्ट शीट पे करते हैं। एंड द नेक्स्ट शीट इज आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कहाँ पर आया था? क्रेडिट साइड में। जो क्रेडिट साइड में आया था उसको क्या करेंगे?
नेक्स्ट साइड में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, राइट। कितना बताया आपने? 10.40 लाख। अच्छा, ये जितना भी कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है, अब मुझे तो बेसिकली प्रॉफिट निकालना है, मुझे क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट। अब मुझे बताओ मैं रेवेन्यू कितनी कंसिडर करूं, मैं रेवेन्यू कितनी कंसिडर करूं, राइट। कैसे पता चलेगा? आपको होगा सर जितनी भी सेल हुई है वो करो। अरे भाई कंस्ट्रक्शन साइड में सेल तो होती नहीं है, आप काम किए जाते हो, कॉन्ट्रैक्टर जो है काम किया जाता है, एट द एंड ऑफ द वर्क उसे जो है कुल मिलाकर क्या मिल जाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। भाई आपने सोचो, आपने अगर मकान बनवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है तो उससे पहले एक बार क्या डिसाइड कर लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है ना। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा आप उसे पैसे पे करते जाओगे, राइट। बट सर सेल का नाम तो नहीं होता यहाँ पर, नहीं होता, राइट। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर ये जो वर्क है ना, हम बात कर रहे हैं सपोज दैट कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर 15 से लेकर 31 मार्च 2016 तक के बारे में, हम इस वाले अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी वो अंदाज़ा ये है 17 में भी नहीं होगी, वो होगी 30 सितंबर 2017 तक, राइट। मतलब एक बिल्डिंग है जो कि कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है और कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बनाने के लिए बोला होगा, पर बिल्डिंग जब तक बनेगी नहीं तब तक तो ये काम चलता रहेगा, और ये काम कब तक चलता जाएगा? 30 सितंबर 2017 तक। एक एग्जांपल छोटा सा, अब सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से डिसाइड कर दिया गया है, दैट इज सपोज टू बी 50 लाख रुपए, राइट। पर सर 50 लाख रुपए की सेल कब मानी जाएगी? 50 लाख की सेल कब मानी जाएगी? जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर के बिहार पर 100% बिल्डिंग बनाकर तैयार कर देगा, राइट। अच्छा, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें 31 मार्च 2016 की बात करें तो यहाँ पर तो अभी बिल्डिंग बनके तैयार ही नहीं हुई। जब बिल्डिंग बनके तैयार ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट हुआ है, एक फ्लोर बना है, बिल्डिंग तो बहुत ऊपर जाने वाली है, अभी बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को पूरे के पूरे पैसे दे देगा? नहीं देगा। बट हाँ, ये बात तो क्लियर है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टरी इस बात पर हमेशा आर्गुमेंट्स करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करेगा मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिया। वो क्या कहेगा कि भाई जो मेन काम तो है वो तो नीचे वाला होता है, वो कंप्लीट हो गया, अब तो बस बिल्डिंग खड़ी करनी है। और कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा? अभी तूने किया ही क्या है, अभी तो आपने किया ही क्या है, राइट। ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को पता है अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैंने बहुत सारा काम कंप्लीट कर दिया तो इस 50 लाख रुपए का ज़्यादा हिस्सा डिमांड कर सकता हूँ। और कॉन्ट्रैक्टर को पता है अगर मैंने प्रूव कर दिया कि अभी किया ही किया है तो पैसे अभी पे नहीं करने पड़ेंगे पैसे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा ये आर्गुमेंट चलता रहता है कि भाई कितना कंप्लीट हो गया काम, कितना काम कंप्लीट नहीं हुआ। दे ऑलवेज हैव ए आर्गुमेंट ऑफ दिस, राइट। कुछ समस्या का समाधान है, कुछ समस्या का समाधान है। क्या है? ये दोनों के दोनों मिलकर एक प्रोफेशनल पर्सन को हायर करते हैं। ये दोनों मिलकर एक प्रोफेशनल पर्सन को हायर करते हैं, और ये जो प्रोफेशनल पर्सन है ना, ये प्रोफेशनल पर्सन ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल में काम कितना कंप्लीट हुआ है, राइट। ये पर्सन जनरली कौन होता है? ये जनरली होता है आर्किटेक्ट या इंजीनियर, भाई जिनको बेसिकली नॉलेज है कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, कितना काम। ये लोग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट, और जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ना, इस पर ये मेंशन करते हैं दैट एज ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। सपोज करो इस आर्किटेक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि भैया 40% काम कंप्लीट हो गया है, 40%।
तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 50 लाख का। तो 50 लाख का 40% कर दो, 50 लाख का 40% अगर मैं कर दूंगा तो ये कितना आ जाता है? 20 लाख। इस 20 लाख रुपए को बच्चों हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे? वर्क सर्टिफाइड। एंड दैट वर्क सर्टिफाइड विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। राइट भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी 2.5 साल तक चलना है, 50 लाख को रेवेन्यू नहीं कंसिडर कर सकते। राइट तो अभी तक का जितना खर्चा हो चुका है ना, उस खर्चे के बेसिस पर जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, इसके बेसिस पर हम लोग ये फाइंड करते हैं दैट वर्क सर्टिफाइड कितना है। और वर्क सर्टिफाइड को हम लोग किसकी तरह से ट्रीट करते हैं? जस्ट लाइक अ सेल्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? सेल्स। तो सेल्स का जो नाम है, दूसरा नाम, उसको क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड। राइट अभी फिलहाल मैंने क्या कहा? वर्क सर्टिफाइड कितना? 20 लाख। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड अगर 20 लाख का है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख ही देगा। दिस इज बिटवीन द एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कहे कि सर हम आपको जो है 15 लाख के भी देंगे क्योंकि अभी काम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्टरी कॉन्ट्रैक्टर को कहे कि हम आपको 25 लाख दे देते हैं, 20 लाख का तो काम कंप्लीट कर ही दिया है, रिमेनिंग 5 लाख इज एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। राइट तो दिस इज बिटवीन दीज टू पार्टीज। वी कांट से कि कैश भी इतना ही होगा। दिस इज द बिटवीन दीज टू पार्टी। जो भी इन दोनों के बीच में बात होगी वो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको बता देगा, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट बट हाँ, इतनी बात ध्यान रखनी है कि कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड दोनों के दोनों सेम नहीं होते। राइट अच्छा, आप कहोगे सर अगर ये दोनों सेम नहीं होते फिर आप यहाँ पर क्यों लिख रहे हो? यहाँ पर तो कैश रिसीव्ड लिखो। मैं इसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स लिखते हो तो सेल्स किस बेसिस पर लिखते हो? कैश बेसिस पर या फिर एक्रूअल बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। कैश बेसिस पर तो नहीं लिखते ना वहां पर। मतलब अगर आपने 20 लाख की सेल की और आपको 18 लाख रुपए का कैश मिल गया तो आप 18 लाख लिखोगे या 20 लाख करोगे? 20 लाख लिखोगे। तो हमने यहाँ पर यही कह रहे हैं कि 20 लाख की हमने सेल कर दी है, कॉन्ट्रैक्टर ने 20 लाख रुपए का काम कंप्लीट कर दिया है। कैश चाहे कम मिला हो चाहे कैश ज्यादा मिला हो। अगर मान लो 18 लाख रुपए का कैश मिला है 20 लाख में से, तो 2 लाख जो नहीं मिले वो क्या बन जाएंगे? डेटर्स। 20 लाख का काम कंप्लीट कर दिया, 18 लाख रुपए कैश मिल गया, अभी कितने पैसे नहीं मिले? 2 लाख। जो 2 लाख अभी जो नहीं मिले वो फ्यूचर में रिसीव होंगे, तो ये 2 लाख रुपए क्या बन जाएगा? डेटर्स। और जो डेटर्स होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। यस ना? तो बच्चों कहने मतलब ये कि हमने वर्क सर्टिफाइड के नाम से हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, क्योंकि हम लोग जब भी अकाउंट बनाते हैं वो किस बेसिस बनाते हैं? एक्रूअल प्रिंसिपल पर। राइट इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद अब जो डिफरेंस आ जाना चाहिए उसको हमें क्या कह देना चाहिए? हाँ जी, कहना तो क्या चाहिए कि भाई 20 लाख की सेल हो गई और 10 लाख 40,000 के वर्क टू डेट खर्चे हैं, तो जो डिफरेंस बच गया वो क्या बच गया? प्रॉफिट। बट इसको अभी हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करने के बाद इसको प्रॉफिट बोलेंगे। अभी इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? बच्चों याद करो, जब भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड में नो डाउट आप सेल्स तो लिखते ही लिखते हो, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो या नहीं? मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये लिखते हो या नहीं? बिल्कुल लिखते हैं। राइट तो क्या आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिख दिया है? अच्छा, नहीं लिखा है तो पहले तो ये बताओ कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा क्या? इसके लिए हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं। सो देखो, ये जो प्रोफेशनल पर्सन ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है हमारी इंस्ट्रक्शन के बाद। राइट हमने 1 मार्च को हमने मतलब किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर एक प्रोफेशनल पर्सन को हायर किया। राइट उसने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी है ऑन द 28th ऑफ मार्च। उसने कहा है कि 28 मार्च तक का जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है वो कितना हो चुका है? 40%। और 40% का मतलब कितना हुआ वर्क सर्टिफाइड? 20 लाख। अब 28 मार्च को उसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, वर्क सर 28 के बाद 29, 30, 31 क्या हमने काम करना बंद कर दिया होगा?
नहीं, 29 को भी काम हुआ होगा, 30 को भी और 31 को भी। अब इसके बाद 3 दिन जो काम हुआ उस काम के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब ये कि बच्चों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो वर्क सर्टिफिकेशन है ये कम टाइम तक का हो, 2016, और जो ये वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है ये कब तक की है, 31 मार्च 2016। तो जो कॉस्ट आप डेबिट साइड में खर्च कर चुके हो बट वो अभी रेवेन्यू कंसिडर नहीं हुई है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। याद करो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ वो सामान जो कि आपके पास बन के तैयार था बट अभी सेल नहीं हुआ। तो आपने कुछ खर्चा तो ऑलरेडी कर दिया है 31 मार्च 2016 तक, बट सर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, मतलब रेवेन्यू अभी तक आपने उससे रिलेटेड कंसिडर नहीं किए, राइट। तो जो खर्चा वर्क सर्टिफिकेशन के बाद आपका किया है उसको आप नो डाउट रिकॉर्डिंग करते होंगे, डेली बेसिस पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जो डेली बेसिस पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो खर्चा 29 का है, 30 का है, 31 का है, इन खर्चों को हम लोग क्लब कर लेंगे और क्लब करके क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और बच्चों इसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मान लो ये 1 लाख रुपए का है, ठीक है, कितने का है, 1 लाख रुपए का। अब बच्चों अगर ये 1 लाख रुपए का है तो अब जो बच जाता है उसको क्या बोलना चाहिए, प्रॉफिट, राइट। बच्चों इसको भी हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको भी हम बोलते हैं बच्चों, अब जो बच जाता है इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। बताना तो नोशनल प्रॉफिट कितने का हो गया, हाँ जी, नोशनल प्रॉफिट कितना बताओ, कैलकुलेशन करो। ये हो गया 21 लाख एंड दिस इज 10,60,000, पक्का, राइट। आपको कैसे इसको नोशनल क्यों बोला, नोशनल मतलब एज्यूम्ड प्रॉफिट, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। अच्छा ऐसा इसलिए किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक चीज़ें 100% पक्की नहीं हो जाएं तब तक आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो। am I right or wrong? अकाउंटिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, डैट अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आज ही प्रोविजन बना लो, बट सर अगर कोई प्रॉफिट आज हुआ है बट वो अनसर्टेन है, कुछ अनसर्टेन है, तो आप आज ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ना करें। याद आया, इसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, PRUDENCE, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आज रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कोई आज अगर प्रॉफिट हो रहा है और फ्यूचर के लिए वो अनसर्टेन है तो उसको आज 100% कंप्लीट नहीं मानेंगे, और लॉसेस को तो डेफिनेटली आज ही रिकॉर्ड करेंगे। याद आ गया। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पर कैसे अनसर्टेनिटी है। सर देखो हमने जो है अपना अभी तक अकाउंटिंग जो की है वो फर्स्ट ईयर की है। फर्स्ट ईयर में हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो हमने लिख दिया, राइट। बट थोड़ा सोचो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, या हम जितने खर्चे एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले समय से रिलेटेड उतने खर्चों के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा और खर्चा हो जाए, या फिर इन्फ्लेशन के कारण से हमारे खर्चों के ऊपर खर्चों के जो कॉस्ट है वो बर्डन बढ़ जाए। मेरी बात समझ आ रही है। तो फ्यूचर में हमारा जो एक साइट है वो साइट हमें 100% सर्टेनिटी के साथ प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, हम लोग आज नहीं कह सकते, राइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट कंप्लीट हो गई, भाई हमने सोचा था 50 लाख के रुपए मिलेंगे, 40 लाख रुपए का हमारा खर्चा होगा, 50 लाख मिल जाए तो एक बात हो गई, दूसरा 40 लाख रुपए ही खर्च हो तो जाके प्रॉफिट होगा ना। पर अभी तो 1.5 ईयर पड़ा हुआ है, उससे पहले ही आप ये कैसे 100% सर्टेन कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो गया। अब इस पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, और रूल्स हैं कि जब भी वर्क सर्टिफाइड आप निकालें, लाइक जो भी वर्क सर्टिफाइड आपका आर्किटेक्ट देता है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में कितना दे दिया उसने 40%, तो हम आपको एक स्लैब दे रहे हैं,
और स्लैब में सबसे पहले लिखा हुआ है इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज। और इनिशियल स्टेज कैसे कहते हैं? व्हेन द परसेंटेज कंप्लीशन, व्हेन द परसेंटेज कंप्लीशन इज लेस देन 25%, राइट। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी नील। कहते हैं कि अगर 25% के आसपास या 25% से कम वर्क कंप्लीट हुआ है तो दैट इज द इनिशियल स्टेज। अभी आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ही मत करो। आई रिपीट, ये मैंने नहीं कहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन के लिए? 7। ये A7 कह रहा है कि आप जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे ना वो इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग करो। पहला स्टेप क्या है कि अगर इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज किसे कहेंगे? जब परसेंटेज कंप्लीशन कितना हो, 25% से कम। तो कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो? कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा, अगर 25% से वर्क सर्टिफिकेशन जो है ज़्यादा हो या बराबर हो, ठीक है, बराबर भी सेकंड स्लैब में आ रहा है, और लेस देन हो 50%, राइट। इस केस में आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर भी कहता है कि हम अपने आप को बचा के चलेंगे, नोशनल प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। और 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट के अलावा भी ये कहता है, देखो नोशनल प्रॉफिट के बराबर आपका प्रॉफिट तब होगा जब कैश मिलेगा। अगर कैश नहीं मिलेगा तो भाई, अगर एक कंपनी जो है सेल ही सेल करती रहे, कैश ना मिले तो प्रॉफिट हो जा रहा है उसे। तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई वैसे लिखा तो ऐसा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कैश रिसीव्ड रेशो, कैश रिसीव्ड रेशो। पर सही कैश रिसीव्ड रेशो कैसे निकालते हैं? कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये क्या आ गया? कैश रिसीव्ड रेशो। आई थिंक क्लियर? ओके। और बच्चों इसको कहा है वर्क परफॉर्म्ड बट नॉट सब्सटेंशियल, मतलब समझ आ रहा है क्या हुआ? काम हुआ है पर इतना बड़ा, इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है कि आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ज़्यादा करने लगेंगे, राइट। अगली स्लैब है कि 50% से ज़्यादा एंड लेस देन 90%, राइट। और इसमें कहता है 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड, मतलब कैश रिसीव्ड रेशो है तो ये मल्टीप्लाई हो गया क्या? कैश रिसीव्ड एंड डिवाइडेड बाय क्या? वर्क सर्टिफाइड, राइट। और इसको बोलते हैं वर्क सब्सटेंशियल कंप्लीटेड। एंड अगेन मैं ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कौन बता रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। उसके बाद नो डाउट नेक्स्ट क्या होगा? वर्क सर्टिफाइड, बोलो 90% से ज़्यादा बराबर एंड लेस देन 100%। और बच्चों इस सिचुएशन में ना 1 2 3 4 आपके पास 4 फॉर्मूलाज हैं। ये 4 फॉर्मूलाज मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आप यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिएगा, राइट। और इसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट, वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। भाई यहाँ पर काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, राइट। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज, वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज कितना? 100%। अब मुझे बताओ अगर 100% कंप्लीट हो गया है तो कितना अमाउंट प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देना चाहिए? अगर 100% काम कंप्लीट हो चुका है तो क्या कोई अनसर्टेनिटी बची? नहीं बची। तो यहाँ पर फुल नोशनल प्रॉफिट transfer to profit and loss account, that is fully completed। यहाँ पर जो वर्क हो गया है वो कितना हो गया है? पूरा 100% काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज हियर।
हमने कहा था ये नोशनल प्रॉफिट आ गया, इस नोशनल प्रॉफिट को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, क्या लिखते हैं इसी नाम से, नोशनल प्रॉफिट, राइट। और जो भी नोशनल प्रॉफिट है वो लिखेगा। इस नोशनल प्रॉफिट में से हमने एक हिस्सा कहां पर ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना हिस्सा ट्रांसफर कर देना है, वो हिस्सा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें रिकमेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि वर्क सर्टिफिकेशन परसेंटेज कितना है। लाइक हमारी इस एग्जांपल में वर्क सर्टिफिकेशन परसेंटेज कितना था, 40%। अगर 40% है तो 40% वाले केस में हम लोग कौन से स्लैब में है, सेकंड स्लैब में। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आई थिंक क्लियर, ओके। और बच्चों देखो, अगर कुछ हिस्सा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं तो बाकी हिस्सा तो ट्रांसफर नहीं किया। जो बाकी हिस्सा ट्रांसफर नहीं किया इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, यानी कि कंटीजेंसीज, राइट। फिर जो बाकी बच गया उसका क्या होगा, उसको हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए अभी से ही रिजर्व बनाकर रख रहे हैं। एम राइट। तो बच्चों इसको मतलब ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मैं बात करूँ 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट 10.60 lakhs एंड कैश रिसीव्ड, मैं मानता हूँ कि मान लो कि पूरा पूरा कैश रिसीव हो गया 20 लाख का 20 लाख, तो बाकी अब जो बचेगा दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। आई थिंक क्लियर। कैश रिसीव कितना होगा पक्का बताया होगा बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अब मैंने 2-3 बातें जो आपको बताई है ना वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, राइट। मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। नो डाउट एक स्लैब बताइए, आपने स्लैब कॉपी किया, नहीं किया तो भी कर लेना, कोई बात नहीं। अभी हम कौन सा पॉइंट कर रहे थे, पॉइंट नंबर, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे हम लोग, कौन सा पॉइंट बनाए थे, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। और अब हम ऐसा करते हैं कि जो टेबल बनाई है हमने, स्लैब बनाई है, इसको बना लेते हैं पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 के बाद मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है परसेंटेज कंप्लीशन, है ना। ये परसेंटेज कंप्लीशन कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 में, कि परसेंटेज कंप्लीशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप परसेंटेज कंप्लीशन बोल दो या इसको बोल दो वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज, वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज, एक ही बात होती है, राइट। ये कैसे फाइंड करते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। ये हुआ भाई, आप हमारे आर्किटेक्ट ने कहा 20 लाख का काम कंप्लीट हो गया, कितने में से, 50 लाख में से, तो वर्क सर्टिफाइड कितना, 40%। आर्किटेक्ट ने कहा 10 लाख का काम कंप्लीट हुआ है, कितने में से, 50 लाख में से, तो कितना परसेंटेज कंप्लीशन, 20%, 10 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, राइट। सो दिस इज वर्क सर्टिफिकेशन परसेंटेज। अच्छा, कैश रिसीव्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड into 100. This is called cash received percentage. I think clear? हाँ जी। Point number 6 point number 6, और point number 6 में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्क सर्टिफाइड कैसे कहते हैं। हमने एक वर्ड यूज किया वर्क सर्टिफाइड। हाँ जी, क्या होता है ये, इट इज जस्ट लाइक सेल्स। किसके जैसे है ये, सेल्स के जैसे। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी appoints a professional person for
for certification of work completion. Such person provides a certificate and gives the value of work completed on site after, कैसे करेगा ये, after visiting दिस साइट। इस साइट पर विजिट करने के बाद वो बता देगा कि काम कितना कंप्लीट हुआ है और इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा, राइट। दैट कंप्लीटेड वर्क विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज, हाँ जी, विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स। इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। इज इट क्लियर? एंड शोन इन, कहां पर, क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आई थिंक क्लियर? तो इसको हम क्या बोल, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ वर्क, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसमें लिखेंगे समटाइम्स प्रोफेशनल पर्सन provides certificate for completion of work before financial year end. All cost incurred on site after certificate of professional person is called, क्या कहेंगे इसको, is called cost of work uncertified. It is just like it is just like closing finished goods, and it will be shown in credit side of कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। तो जो इसको हम लोग और कहाँ पे लिख देंगे, इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आई थिंक क्लियर? कोई डाउट? पक्का? हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.3। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वो कॉपी करते रहेंगे अगर आपके पास कुछ पेंडिंग है तो, राइट। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3 ऑफ आवर बुक। तो बुक निकाल लीजिए बच्चों, 1.3 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इज द समराइज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 100। तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट, और इसका नंबर दिया हुआ है 100, ओके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख। बच्चों बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहां पर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? कहीं नहीं आएगा,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का होता है, और हमें कौन सा वाला वैल्यू लिखनी होती है, वो वैल्यू जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हो, दैट शुड बी ओनली वर्क सर्टिफाइड, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहीं नहीं आएगा, मैंने इसको साइड में लिख दिया एक जगह पर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹6 लाख। आगे चलते हैं, वेजेस, ओके, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। जनरल एक्सपेंस 8600 डेबिट में आएगा। मटेरियल 1,20,000 डेबिट में आएगा। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कहां पर आएगा? कहीं नहीं आएगा। क्या चाहिए हमें? वर्क सर्टिफाइड। हमें कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, बस कैश रिसीव्ड के बेसिस पर हम लोग वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? कैश रिसीव्ड 2,40,000 और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कैश रिसीव्ड जो है वो 80% इनटू वर्क सर्टिफाइड के बराबर है, 2,40,000। तो नाउ आई कैन फाइंड आउट द वर्क सर्टिफाइड एंड नाउ इट विल बी 2,40,000 इंटू 100/80। हाँ जी, कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना आता है? 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए का अमाउंट जो है ये वर्क सर्टिफाइड हुआ, और ये 3 लाख रुपए का अमाउंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स की तरह से शो होगा, ट्रीट होगा। आगे लिखा हुआ है मटेरियल एट साइड। ये क्या चीज है? क्लोजिंग मटेरियल, वो मटेरियल जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइड पर यूज नहीं हुआ। प्लांट, तो प्लांट जो है वो किस पर्पज के लिए यूज होता है? प्लांट तो है यूज होता है साइड पर हमें डेबिट साइड में क्या लिखना होता है? डेप्रिसिएशन। Included in the above information are wages ₹3,500, material ₹4,000 and other expenses ₹2,500 which were incurred since certification. Which were incurred since certification. What do you mean by this? मतलब वर्क सर्टिफाइड के बाद हमने ये वाले खर्चे और किए। आपने जितने भी खर्चे किए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइड पे वो सारे डेबिट में लिख दिए आपने, पर उन खर्चों में ये वो खर्चे हैं जो सर्टिफिकेशन के बाद हुए। जो खर्चे सर्टिफिकेशन के बाद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आपके पास इस तरह से गिवन है। डेप्रिसिएट प्लांट एट 10%, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 100। तो आपको बेसिकली क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड नंबर, क्वेश्चन कहता है कितना है? 100। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और हमने कहा डेबिट साइड में सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? देखो सीक्वेंस से चलो, बीच बीच में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें चाहिए नहीं, मतलब साइड में लिख दिया है। वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस डेबिट साइड में लिख दें, 2 वेजेस एंड वेजेस हाउ मच? 1,64,000। एंड देन जनरल एक्सपेंसेस कहाँ लिख दें? जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, खर्चे तो डेबिट में ही लिखते हैं। मटेरियल कहाँ लिख दें? खर्चा है तो डेबिट में ही लिखते हैं। टू मटेरियल डेबिट में 1,20,000। एंड देन कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा। ओके, तो हमने इसको वैसे वर्किंग नोट में अलग से दिखा दिया, और इससे हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया? वर्क सर्टिफाइड, जो कि हमें शो करना है। मटेरियल एट साइड कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में, तो बाय मटेरियल एट साइड एंड हाउ मच अमाउंट इज देयर? 10,000। 10,000। ओके, प्लांट, प्लांट कहीं नहीं आता, क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है। तो डेबिट साइड में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ हाउ मच परसेंट? 10%। तो जो प्लांट का 10% कर दो, 20,000 का 2% कितना? 10% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। 2,000 लिख दिया डेबिट में। ओके, मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन की एक दूसरी ट्रीटमेंट भी होती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मतलब बताऊंगा आगे जाकर। आगे इंक्लूडिंग अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है, राइट। तो एक्सपेंसेस तो सारे खत्म हो गए। तो बच्चों जैसे ही एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप इनकी टोटलिंग कर दीजिए बिना रेवेन्यू को कंसिडर किए, और आप यहाँ पर निकाल दीजिए क्या? कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, राइट। बैलेंसिंग फिगर फाइंड कीजिएगा प्लीज, फाइंड कीजिएगा। पहले टोटल कर दीजिए डेबिट साइड का, वेरी फास्ट। हाँ जी बच्चों, डेबिट साइड का टोटल कीजिए। 2,94,600, 2,94,600।
एंड बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा 2,84,600 और इसको हम लोग डेबिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे डेबिट साइड में और क्या बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 2,84,600. एनी डाउट इन दिस? हाँ जी नहीं। और बच्चों इसके बाद हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखना होता है सेल्स यानी कि वर्क सर्टिफाइड और ये वर्क सर्टिफाइड आपके पास कितने रुपीस का है 3 लाख रुपए का तो आपने क्रेडिट साइड में लिख देना है 3 लाख। और क्या लिखना होता है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड और ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बच्चों गिवन है। कैसे गिवन है लिखा हुआ ना इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड है वेजेस 3500 मटेरियल चार्जर एंड अदर एक्सपेंसेस 2500 विच वर इंकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन मतलब वर्क सर्टिफिकेशन के बाद हमने ये वाला खर्चा किया कितना कितना मटेरियल 3500 और वेजेस कितना अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ये 4000 है ये 3500 है एंड अदर्स कितना है 2500 टोटल कर दीजिएगा 10,000 राइट। और बच्चों अब बस आपके पास जो आपने सेल्स लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया अब तो क्या आ जाएगा आपके पास नोशनल प्रॉफिट है ना इसको प्लस कीजिएगा इट बिकम्स 3,10,000 एंड डेबिट साइड में आपके पास आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बता दो जल्दी से कितना आता है 25,400। अब ये नोशनल प्रॉफिट आ गया 25,400 और जो ये नोशनल प्रॉफिट है इस नोशनल प्रॉफिट को लेकर हम लोग इस अकाउंट का ब्रेकअप अलग से दोबारा से बनाएंगे बाय क्या लिख देंगे नोशनल प्रॉफिट 25,400 और इस 25,400 के दो हिस्से कर दिए जाएंगे बच्चों कौन कौन से एक वो हिस्सा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है और एक वो हिस्सा जो कि रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज बनाना है राइट। तो जो हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो कैसे निकालें क्या कहते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्क सर्टिफिकेशन कितना है याद आया। तो बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1 सो हमने कहा सबसे पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूं कि वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज कितना है या ऐसे कह लो कि वर्क कंप्लीटेड परसेंटेज कितना है और ये वर्क कंप्लीटेड परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं अभी लिखवाया था ना आपको वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 भाई कितना सर्टिफाइड हुआ कितने में से हुआ कितना हुआ हमारे पास आर्किटेक्ट ने क्या कहा है कितना का सर्टिफाइड हुआ 3 लाख का सर्टिफाइड हुआ है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 तो 3 लाख कितने में से बच्चों 6 लाख में से। तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना 50%। बताना कौन से स्लैब में आ गए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ध्यान से देखो नाउ वी आर इन थर्ड स्लैब आपको नहीं सर देखो ना अभी लिखवाया था हाँ जी 50% इक्वल टू कौन से स्लैब में है थर्ड स्लैब में ठीक है। तो मतलब कौन सा फॉर्मूला 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस account 2/3 of notional profit into बोलो cash received upon work certified। तो जो 2/3 तो 2/3 रहेगा नोशनल प्रॉफिट कितना है 25,400 कैश रिसीव्ड कितना है कैश रिसीव्ड क्वेश्चन से देख लो बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ना 2,40,000
2.4 लाख अपॉन वर्क सर्टिफाइड कितना है 3 लाख। तो आप ये कैलकुलेशन कर दीजिए। यस प्लीज। हाँ जी 13 इसको 7 बना देते हैं 13547 ठीक है। सो 13547 और बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे टू रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसीज बैलेंसिंग फी, मतलब ये पैसा हमने फ्यूचर में बचा के रख लिया है, कोई अनसर्टेनिटी के लिए इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। हाउ मच अमाउंट 11853 राइट। तो बच्चों दिस इज अबाउट बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब अभी तक हमने जो किया ना वो यकीन मानो आपने बहुत अच्छा पढ़ाओ, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट सीख लिया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेंगे राइट। सो दिस इज टिल नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट राइट। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? पक्का कॉपी करना चाहेंगे बाकी सब कुछ जो कॉपी नहीं किया? यस सर। तो प्लीज कॉपी दिस।